So in the circulation in animal, as we have seen in the previous lecture, in higher organism it has blood vascular system and lymphatic system. Blood vascular system which is further classified as open circulation and closed circulation. मैंने आपको अच्छे से explain किया what is the difference between open circulation and closed circulation. Open circulation में blood comes in the body cavity, that is hemocoel, और वो लो प्रेशर में फ्लो होता है और उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है. रेस्पिरेटरी पिगमेंट न होने की वजह से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. Now the next part is in the closed circulation. Closed circulation में apart from blood vascular system उसको lymphatic system की हेल्प लगती है to complete the circulation. इसमें ब्लड हाई प्रेशर में होता है और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है which helps in transportation of oxygen and carbon dioxide. Now this type of circulation is usually applicable for lower animals. Particularly it is applicable for arthropods and mollusk. It is applicable for arthropod and molluscans. तो आर्थ्रोपोड और मोलस्कन्स के लिए ओपन सर्कुलेशन है. क्लोज्ड सर्कुलेशन विच इज एप्लीकेबल फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स, applicable for almost many higher organisms, particularly for birds and you can say for mammals, and also in the case of fishes also they have closed circulation. Okay, now closed circulation is further classified as, this closed circulation is further classified as single circulation and double circulation. Now it is classified as single circulation and double circulation. अब इस दोनों में क्या फर्क है सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. लिसन केयरफुली. Now single circulation which is applicable for fishes, सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड हैज टू पास ओनली वंस टू कंप्लीट द एंटायर सर्कुलेशन इन द बॉडी, टू कंप्लीट द एंटायर रूट ऑफ सर्कुलेशन इन द बॉडी. यानी पूरी बॉडी में ब्लड को घूमते समय सिर्फ एक बार हार्ट से पास होना होता है. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. पूरी बॉडी के ब्लड को सर्कुलेशन की सर्किट को कंप्लीट करते समय सिर्फ एक बार हार्ट से पास होना होता है. दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सर्कुलेशन. नाउ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ सिंगल सर्कुलेशन, मैं आपको समझाता हूं. एग्जांपल, ये फिशेस का हार्ट है, राइट. ये फिश का हार्ट है. फिश का हार्ट दो चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल. अभी फिश के हार्ट में क्या होता है, फिश के हार्ट में से वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, ये ब्लड वेंट्रिकल से निकल के कहां जाता है, वेंट्रिकल से निकल के उनके गिल्स में जाता है. तो इन द केस ऑफ फिशेस ब्लड हार्ट से निकल के गिल्स में जाता है, जहां पे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है. यहां से जो ब्लड गिल्स में गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, गिल्स में उसका ऑक्सीजनेशन हुआ और ऑक्सीजनेशन के बाद जो ब्लड निकलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो इन द बॉडी टिश्यू में ये ब्लड जाएगा. ये ब्लड उनके बॉडी टिश्यू में गया. अब बॉडी टिश्यू में पहुंचने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा सेल्यूलर रेस्पिरेशन में और वहां पे CO2 का प्रोडक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा. अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में आएगा. इन दिस वे द सर्कुलेशन इज कंप्लीटेड. इट मेक्स अ सिंगल सर्किट. हार्ट में से ब्लड एक ही बार पास होगा पूरे सर्कुलेशन में. thus it is called as single circulation. Now single circulation as said earlier, it is applicable for fishes. अब इसमें एक चीज और याद रखनी है कि फिश के हार्ट में, ये इसका हार्ट है ना, ये इसका हार्ट है. फिश के हार्ट में जो ब्लड होता है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है.
फिश के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं हो सकता, फिश के हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा। दैट इज वाई फिशेस का जो हार्ट होता है उसको वेनस हार्ट भी कहते हैं, वेनस हार्ट, क्योंकि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी ये एक्चुअल में जो उसका हार्ट है, यू कैन से इट इज अ मॉडिफाइड वेन, वो वेनस वेन की तरह काम करता है, उसके अंदर सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो फिशेस के हार्ट को वेनस हार्ट कहा गया है। ये उसका वेनस हार्ट है। नाउ दिस ऑल अबाउट द सिंगल सर्कुलेशन। नाउ विल सी अबाउट द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? डबल सर्कुलेशन इज एप्लीकेबल फॉर हायर ऑर्गेनिजम्स। इट इज एप्लीकेबल, मेनली इट इज एप्लीकेबल फॉर इट इज एप्लीकेबल फॉर एव्स एंड मैमल्स, यानी बर्ड्स और मैमल्स के लिए, जहां पे हार्ट पूरी तरह से 4 चैम्बर का होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होम्योथर्म्स होते हैं, इनके अंदर डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पूरी तरह से आइसोलेटेड रहता है, वो हार्ट में मिक्स नहीं होता। तो व्हाट हैपन इन द केस ऑफ डबल सर्कुलेशन, वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। नाउ लिसन केयरफुली। देखो अभी ये डबल सर्कुलेशन में स्पेस इज नॉट सफिशिएंट। डबल सर्कुलेशन में जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स और मैमल्स हैं, एग्जाम्पल ये उनका हार्ट है, ये उनका हार्ट है। हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर, हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। बोथ दिस अपर चैम्बर्स आर ऑरिकल्स एंड द लोअर चैम्बर इज वेंट्रिकल। ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। यहां पे मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं। दिस इज लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये डबल सर्कुलेशन में हार्ट के 4 चैम्बर है। अभी इसमें क्या होगा, डबल सर्कुलेशन में ब्लड हैज टू पास ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट टू कंप्लीट द एंटायर सर्कुलेशन। ब्लड को 2 बार हार्ट से गुजरना पड़ेगा पूरी बॉडी में ब्लड के सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। ये कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। रिमेंबर, ह्यूमन में या एम्फीबियंस में, ह्यूमन में या बर्ड्स में, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, देखो ये हार्ट का लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। एग्जाम्पल ये मेरा हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है हार्ट का, ये हार्ट का लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डील्स विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, left side of the heart deals with oxygenated blood and right side of the heart deals with deoxygenated blood. इसके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में deoxygenated blood होगा। While both the upper chambers, both the atria, both the upper chambers are considered as receiving chamber, ये दोनों receiving chamber हैं, and both the ventricles, lower chamber, they are considered as फॉरवर्डिंग चैम्बर और प्रोपेलिंग चैम्बर। ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर ब्लड को लेते हैं और नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पास ऑन करते हैं। एक और चीज याद रखिए, ब्लड जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा सकता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में जा सकता है, लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में नहीं जा सकता। मतलब बैकफ्लो ऑफ ब्लड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पे वाल्व्स होते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, विच प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। Once again, left side of the heart deals with oxygenated blood, right side deals with deoxygenated blood. Both the upper chambers are receiving chamber and lower chambers are propelling chamber. Blood can enter from atria to respective ventricle. ये बीच का पार्टीशन जो होता है ना, ये कंप्लीट होता है। यहां का ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता। नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सर्कुलेशन व्हाट हैपन, एग्जांपल ये लंग्स है, ये लंग्स है राइट, और ये बॉडी टिश्यू है। ओके, ये बॉडी टिश्यू है। अभी लंग्स जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है,
राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द लंग्स, लंग्स में पहुंचने वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा, यानी वो ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के CO2 को ले लिया और ब्लड में ऑक्सीजन को भर दिया, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया। अब यहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर जाएगा, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे आएगा, कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सकता है। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल गो टू द बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू में आने वाला ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बॉडी टिश्यू नाउ विल कंज्यूम द ऑक्सीजन फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा और बॉडी टिश्यू में यानी सेल्स में CO2 का प्रोडक्शन होगा, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बॉडी टिश्यू से निकलकर कहां जाएगा, ये बॉडी टिश्यू से निकल के राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहां पर पहुंच गए। अब वापस से मैकेनिज्म रिपीट करके देखो, टू कंप्लीट द सर्कुलेशन, कहीं से भी स्टार्ट करें, अगर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां से ब्लड एक बार यूं टर्न होके यहां पर आया, वापस से मतलब ब्लड एक बार हार्ट से पास हुआ, फिर यहां से टर्न होके वापस यहां पर आया, ब्लड सेकेंड टाइम हार्ट से पास हुआ तब यहां पर आया, यानी ब्लड हैज टू पास ट्वाइस फ्रॉम द हार्ट टू कंप्लीट द सर्कुलेशन। ओके, ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। बच्चों इस डबल सर्कुलेशन में द सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक, लंग्स से लेके राइट एट्रियम तक, ये वाली सर्किट को, ये वाले सर्कुलेशन को जो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज pulmonary, this one is called as pulmonary circulation, and the circulation between heart and body tissue, हार्ट और बॉडी टिश्यू के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बॉडी टिश्यू तक और बॉडी टिश्यू से लेके राइट एट्रियम तक, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन। हार्ट में से ब्लड 2 बार पास होता है, 2 अलग अलग सर्किट है और इन दोनों सर्किट का नाम अलग अलग है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, अभी यहां पे ये जो ब्लड वेसल्स है ना, ये ब्लड वेसल्स के भी अलग अलग नाम हैं, जो आगे हार्ट की डिटेल में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में मैं आपको समझाऊंगा। ये वाली ब्लड वेसल का नाम जो हार्ट से बाहर निकल रही लंग्स में जा रही है, दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी, इसका नाम है पल्मोनरी वेन, और यहां से जो निकल रही दिस वन इज आयोटा, एंड दिस वन इज बॉडी टिश्यू से जो आ रही है दिस वन इज वेना कावा। सो दीज आर द डिफरेंट ब्लड वेसल विच इज कनेक्टेड टू द हार्ट, and this entire thing is called as double circulation, and this double circulation is applicable for birds and mammals. Now the next part is 8.9 circulatory system in human. Now in the case of human circulatory system, as said earlier, we have discussed about the circulatory system in animals also. It is classified into blood vascular system and lymphatic system. Blood vascular system in the sense, the system which is made up of vessels filled with the blood. System made up of vessels filled with the blood is called as blood vascular system. हमारी बॉडी में जो पूरा ब्लड वेसल का सिस्टम है, ब्लड वेसल की जो पाइपलाइन है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम भी मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि कैपिलरीज से बाहर जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड निकलता है, जो कैपिलरीज के बाहर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फ। उससे जो सिस्टम बनता है उसकी डिटेल्स आगे आ रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. नाउ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स, अब इस पूरे सिस्टम में क्या क्या आता है. रिमेंबर, हमारा हार्ट है, हार्ट से निकली हुई जो ब्लड वेसल है, पूरी बॉडी में ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है, हार्ट से निकला हुआ ब्लड वेसल का नेटवर्क, जिसमें अयोटा है, आर्टरी है, आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल है, वेन है, वेना कावा है. इस पूरे ब्लड वेसल के नेटवर्क को हम यहां पे कवर करेंगे. तो हार्ट है, ब्लड वेसल है, और हार्ट और ब्लड वेसल के अंदर भरा हुआ फ्लूइड यानी कि ब्लड, दिस ऑल थिंग कलेक्टिवली मेक्स ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल है. इसका फंक्शन क्या है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है? एकदम स्टार्ट में मैंने आपको बताया, मेनली इट इज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. दिस ऑल थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ blood vascular system. It is also responsible for homeostasis. होम्योस्टैसिस क्या है? होम्योस्टैसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ मेंटेनिंग द इक्विलिब्रिया इन द बॉडी. हमारी बॉडी में किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन को संतुलित मात्रा में रखना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में मेंटेन करना, एक पर्टिकुलर रेंज में रखना, दैट इज कॉल्ड एज होम्योस्टैसिस. न्यूमरस एग्जांपल कैन बी गिवन फॉर होम्योस्टैसिस. जैसे हमारी बॉडी में बॉडी टेम्परेचर, इस बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज में रखा जाता है. बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई भी नहीं होता है, लो भी नहीं होता है, एक नैरो रेंज में टेम्परेचर रहता है. उसको मेंटेन करने का मैकेनिज्म होम्योस्टैसिस है. हमारी बॉडी का जो पीएच है वो भी एक रेंज में रहता है. ब्लड का पीएच एक रेंज में रहता है, दैट इज होम्योस्टैसिस. बॉडी में जो सॉल्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन है वो भी एक नैरो रेंज में रहता है, दैट इज होम्योस्टैसिस. तो न्यूमरस एग्जांपल कैन बी गिवन. तो बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करना है, बॉडी के अंदर जो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है, जो इक्विलिब्रिया को मेंटेन रखना है, उसके लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होम्योस्टैसिस. इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर. हाउ इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर? ब्लड प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है? न्यूमरस एग्जांपल कैन बी गिवन. जैसे एज यू नो, हमारे ब्लड में कुछ सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं. डब्ल्यूबीसीज में कुछ पर्टिकुलर टाइप की डब्ल्यूबीसीज हैं, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट्स हैं. दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर, मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल. इन शॉर्ट, दे आर प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी टू द बॉडी. हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम में वो काम करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. thus इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्सेसिव ब्लड लॉस को प्रिवेंट को रोकता है. thus इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. न्यूमरस एग्जांपल कैन बी गिवन हाउ इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, हमारी बॉडी को डिजीज और one more cell called as basophil, which is responsible for initiating the allergic reaction, which is again protective in nature. ये सारी डिटेल्स हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे. Anyhow, it is protective in nature. Now, अभी ये देखो, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हमको तीन चीज पढ़नी है, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल. सो वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ ब्लड से हम शुरू कर रहे हैं. ब्लड कंपोजिशन एंड कोगुलेशन. ब्लड कंपोजिशन, ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, ब्लड का कंस्टिट्यूट्स क्या क्या है, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, ब्लड किन चीजों से बनता है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लड. एंड कोगुलेशन. कोगुलेशन मीन्स, देखो, हमारा ब्लड जब भी बॉडी के बाहर आता है, जब तक ब्लड बॉडी के अंदर है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है. जब तक ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, मूव कर रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा. बट एज सुन एज ब्लड कम्स आउट ऑफ द बॉडी, मे बी बिकॉज ऑफ इंजरी, बिकॉज ऑफ एनी कट, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, अगर ब्लड बाहर आता है तो बाहर आते ही ब्लड जम जाता है विद इन फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट. कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट के अंदर ब्लड जम जाता है. दिस एबिलिटी ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट होना, ये ब्लड की एक प्रॉपर्टी है. ब्लड में क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है. ब्लड का क्लॉट होना हमारे लिए यूजफुल है. अगर ब्लड क्लॉट ना हो तो क्या होगा? माइनर इंजरी में लीड्स टू मेजर ब्लड लॉस. माइनर इंजरी में लीड्स टू मेजर ब्लड लॉस. इसके वजह से बहुत ब्लड लॉस हो जाएगा. सो दिस ऑल थिंग वी हैव टू स्टडी इन दिस साइड हेडिंग. इन द ब्लड वाली साइड हेडिंग में हमको पढ़ना है. अभी इसमें ब्लड से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. स्टडी ऑफ ब्लड,
स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमेटोलॉजी। ये ब्लड की स्टडी को कहते हैं। एवरेज अमाउंट हमारी बॉडी में ब्लड का कितना होता है? अगर एक एडल्ट की बात करें, एक एडल्ट की बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 लीटर ब्लड होता है। 4 to 6 लीटर ब्लड होता है। अभी एडल्ट भी एक साइज के सब होते नहीं, बड़े छोटे हैं, बॉडी वेट अलग अलग है। इन अदर वे, इन सम बुक दे हैव गिवन कि बॉडी में कितना ब्लड है, अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ बॉडी वेट। 8% ऑफ बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जो भी वेट है उस वेट के हिसाब से 8%, अगर 50 किलो का इंसान है तो उसका 8% होगा 4, यानी 4 लीटर। 50 किलो अगर बॉडी वेट है तो 4 लीटर ब्लड होगा। कोई 100 किलो का है तो उसकी बॉडी में 8 लीटर ब्लड होगा। नाउ ब्लड इज अ रेड कलर, इट इज अ रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आपने एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उसमें एक कैटेगरी थी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कम्स अंडर द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट इज रेड कलर मटीरियल। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। देखो आपने पढ़ा था कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें 3 जर्मिनल लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। तो मीजोडर्म जो मिडल लेयर है, उस मीजोडर्म से सभी कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं, इंक्लूडिंग ब्लड। मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अभी ब्लड जो होता है वो स्लाइडली अल्कलाइन होता है। एज यू नो 7 pH इज न्यूट्रल, तो इसका pH थोड़ा सा 7 से ज्यादा है, मतलब स्लाइडली अल्कलाइन। इट इज लिटिल बिट सॉल्टी, थोड़ा सा उसके अंदर सॉल्टी टेस्ट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaCl, और वो थोड़ा सा विस्कस होता है, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, और उसका वेट जो होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो वाटर के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है ना। ये मैंने बिल्कुल बेसिक चीज आपको बताई रिलेटेड टू ब्लड। अभी जो हमारा ब्लड है बच्चों, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है? ब्लड जो होता है मैंने बताया बॉडी में 4 to 6 लीटर ब्लड है। अगर हम बॉडी से ब्लड को निकालें और उस ब्लड की स्टडी करें तो ब्लड में 2 मेन पार्ट है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, एंड द सॉलिड पार्ट, that is formed element, that is the different type of cells present in the blood. ब्लड में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। जब ब्लड बाहर निकलता है तो वो पूरा लिक्विड दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है यानी कि सेल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 45% हैं। तो ब्लड में लिक्विड पार्ट इज प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज सेल्स इज 45%. नाउ रिमेंबर बोथ दिस थिंग्स कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द ब्लड. हम ब्लड के इन दोनों कंपोनेंट्स को आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं. कैसे आइसोलेट कर सकते हैं? बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. Centrifugation is a technique which is based on the physical principle of centrifugation. जो सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे हम ब्लड के सेल्स को और ब्लड के लिक्विड पार्ट यानी प्लाज्मा को आइसोलेट कर सकते हैं. इसके लिए हमें क्या करना है? जस्ट वी हैव टू कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ ब्लड. हमने किसी पेशेंट की बॉडी से थोड़ा ब्लड निकाला, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला. रिमेंबर, ब्लड बॉडी के बाहर आते ही, ये ब्लड टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा ब्लड लिया, उसके अंदर वी हैव टू एड लिटिल अमाउंट ऑफ anticoagulant. Anticoagulant is a chemical which doesn't allow blood to clot. अगर आपने एंटीकोगुलेंट नहीं डाला तो वो ब्लड तो जम जाएगा, वो ब्लड तो सॉलिड बन जाएगा. हमें फिलहाल सॉलिड नहीं करना है. आपको ब्लड लेना है, उसमें थोड़ा सा एंटीकोगुलेंट डालना है, उसको मिक्स करना है, शेक करना है. एंटीकोगुलेंट डालने के बाद अब ये ब्लड जमेगा नहीं, इट विल रिमेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ओनली. अब ये लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड है इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन.
सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको हाई स्पीड में रोटेट किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस सेंट्रीफ्यूगेशन जो सॉलिड पार्ट होगा, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है ना, ये टेस्ट ट्यूब है, एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने ब्लड लिया जिसमें थोड़ा एंटीकोगुलेंट डाला। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट हैपन, नीचे की साइड में जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सेल्स है ना, वो सेल्स नीचे की साइड में डिपॉजिट हो जाएंगी और ऊपर क्लियर पार्ट मिलेगा। ऊपर जो क्लियर पार्ट मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्लाज्मा, जो 55% होगा, और नीचे जो पार्ट सेटल होगा वो क्या होगी, सेल्स होगी, जो 45% होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगेशन वी कैन सेपरेट प्लाज्मा एंड सेल्स। अभी जो प्लाज्मा है बच्चों, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा इज नॉट रेड इन कलर, क्योंकि सेल्स तो नीचे सेटल हो गई, आरबीसीज नीचे सेटल हो गई, तो प्लाज्मा जो होगा ये स्ट्रॉ कलर, मतलब लाइट येलो कलर का फ्लूइड होगा। इट इज स्ट्रॉ कलर फ्लूइड, स्लाइडली अल्कलाइन एंड लिटिल बिट विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा और चिपचिपा होगा। ये प्लाज्मा के बारे में मैंने, प्लाज्मा की और भी बहुत डिटेल हमको पढ़ना है बाय द वे। सेल्स में क्या क्या होगा, नीचे जो सेल सेटल हुई है इसमें क्या क्या होगा, इसमें 3 मेजर टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स में 3 मेन टाइप की सेल्स हैं, क्या क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। RBCs may also be called as erythrocytes, WBCs are called as leukocytes and platelets are called as thrombocytes. तो अब मैं आपको ये डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ प्लाज्मा। नाउ कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, देखो ब्लड के 2 मेन पार्ट है, प्लाज्मा और सेल्स। अभी प्लाज्मा की डिटेल हम यहां पर देख रहे हैं, प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है। पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा है, पूरे ब्लड में 55% ब्लड का लिक्विड पार्ट है, यानी कि प्लाज्मा है। अभी प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है दैट इज गिवन हियर। प्लाज्मा में, अमंग प्लाज्मा, वाटर, सिर्फ वाटर 90% है, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड में वाटर 90% है, 90% प्लाज्मा में वाटर है। उसके बाद प्लाज्मा में मेन पार्ट प्रोटीन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कौन कौन सी प्रोटीन है, 5 मेन प्रोटीन है, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपारिन, ये 5 मेन प्रोटीन है। और इनका कंस्टिट्यूशन कितना है, 7 to 8%। 90% वाटर है, 7 to 8% प्रोटीन है। उसके बाद इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड आयंस, different type of salts are present in the blood, even ions are also present in the blood. The different type of salts जिसमें NaCl present होगा और उसके अंदर सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे, ब्लड में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होती है, या उसके अलावा आयंस में सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स और आयंस मिलाकर कितने हैं, ओनली 1%। उसके बाद प्लाज्मा में अदर कंपोनेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अदर कंपोनेंट्स में फूड में ऑल द सिंप्लीफाइड फूड, जो सिंपल फॉर्म में फूड हमने डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया था, वो अब ब्लड में प्रेजेंट है, विच इंक्लूड्स ग्लूकोज, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड में, ग्लूकोज है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स होंगी, फैटी एसिड्स होंगे, उसके बाद ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। दिस ऑल सिंपल फूड्स, इवन सम अदर टाइप ऑफ monosaccharides may also be present in the blood. So these are the different type of foods present in the blood. Blood में waste material भी होता है। Mainly अगर human की बात करें तो हमारा main waste material यूरिया है, but apart from यूरिया, some amount of uric acid, some amount of creatinine, some amount of ammonia may also be present in the blood. Regulators, डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेटर्स में हॉर्मोन्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से ही होता है। सो ऑल द हॉर्मोन्स आर फाउंड इन द ब्लड। इवन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर रेगुलेटर्स। तो यहाँ पे मेनली हार्मोन है, एंजाइम्स है और विटामिन्स भी प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एंटीकोगुलेंट में हेपारिन, एंटीकोगुलेंट इज अ केमिकल विच डज नॉट अलाउ ब्लड टू क्लॉट। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है ब्लड में,
जो फैटी एसिड डेरिवेटिव है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में होती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो बी लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट का टाइप है बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं फॉर एंटीजन, पैथोजन के लिए जो एंटीबॉडीज बनती है जिससे हमको इम्यूनिटी मिलती है, वो एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होंगी। इवन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज आर प्रेजेंट इन द ब्लड। डिसॉल्व फॉर्म में गैस प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इवन नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड। सो दिस ऑल, इनका प्रपोर्शन, ये अदर मटीरियल का प्रपोर्शन 1 to 2% है। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के बारे में बताया। अभी सेल्स के बारे में विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड।